तो ये थी दिन भर की हेडलाइंस और अब आइए बात करते हैं विस्तार से खबरों पर 360 डिग्री एनालिसिस। सबसे पहले कवर स्टोरी। और आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट का सबसे बड़ा विस्तार किया है। नए कैबिनेट में 43 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई। इसमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, इसके अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार समेत 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। शपथ लेने वालों में 28 राज्य मंत्री हैं, 7 महिलाएं भी हैं। पीएम मोदी के 8 साल के शासन में इस बार सबसे ज्यादा मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। नई कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री, कैबिनेट में ओबीसी वर्ग से 27 मंत्री, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र से 4-4 मंत्री बनाए गए हैं। 2.0 की नई टीम ने 36 नए मंत्री, 7 राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं जिनको प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में 20 राज्य मंत्री भी आज बनाए गए। मोदी कैबिनेट में इस तरह से अब 77 मंत्री शामिल हो गए हैं। तो आज एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सर्जरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार, जिसे मोदी 2.0 कहा जाता है, उसका बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ है। अब इस कैबिनेट विस्तार से जो एक नया स्वरूप देश के सामने नई सरकार का, मोदी सरकार का आया है, इसके मायने क्या हैं, ये समझने के लिए विस्तार से बातचीत के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मुदित अग्रवाल, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मुदित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार और राजनीतिक स्तंभकार पुष्पेश पंत जी। पुष्पेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेश जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, आज के कैबिनेट विस्तार को आप किस तरह से विश्लेषित करेंगे? सबसे खास, सबसे चौंकाने वाला, सबसे अलग आपको क्या नजर आया? देखिए, मुझे चौंकाने वाली 2 बातें नजर आई। मुझे लगता नहीं था कि रविशंकर प्रसाद जी की विदाई होगी, और मुझे ये भी नहीं लगता था कि जावड़ेकर साहब भी जाएंगे। निशंक के जाने की भी कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मंत्री ऐसे थे जिनके सर पर तो ठीकरा फूटना ही फूटना था। जैसे हर्षवर्धन जी थे, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके सहयोगी राज्य स्वास्थ्य मंत्री थे। इन दोनों का जो पराक्रम था वो कोरोना काल में कुछ इतना लचर था कि उसका बहुत बड़ा खामियाजा प्रधानमंत्री को अपनी छवि पर भुगतना पड़ा। मगर वहाँ कुछ लोगों का ये भी मानना हो सकता है कि आखिर जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रिमंडल सिस्टम में संयुक्त होती है। तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में जो कुछ असफलताएं थी, जो कुछ लाशों की नुमाइश हुई थी, जो कुछ ऑक्सीजन की तंगी कमी आई थी, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एकमात्र स्वास्थ्य मंत्री की थी? मगर जो भी हो, हर्षवर्धन जी ने जिस तरह का आचरण किया था, कभी वो कोरोनिल का विज्ञापन करते नजर आते थे, तो कभी वो डार्क चॉकलेट की प्रशस्ति करते थे, वो लगता था कि उनको जाना पड़ेगा। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि रविशंकर प्रसाद, जो बहुत ही जुझारू तरीके से ट्विटर का सामना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मन में यह संदेह उपजता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, कहीं उनका तो कोई ऐसा दबाव प्रकारांतर से नहीं था कि जो भारत की संप्रभुता, भारत के कानूनों की सबसे बड़ी हिमायत करने वाले प्रखर विधि मंत्री भी थे, आईटी मंत्री भी थे, बिल्कुल, उनको जाना पड़ा। ये मुझे निश्चित रूप से कुछ चौंकाने वाला लगता है। बिल्कुल चौंकाने वाला था। और ये जो चौंकाने वाली बात जो है, ये हर किसी को नजर आई है। प्रेम शुक्ला जी, कहा यह जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि खास तौर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा, और उसके बाद तो खैर मैं आपसे रविशंकर प्रसाद और निशंक जी और प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत जी को तो आपने, चलिए कोई बात नहीं, राज्यपाल बना के भेज दिया, लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि एक तरह से ये सरकार के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर एक स्वीकारोक्ति भी है कि कोरोना को ठीक ढंग से हैंडल करने में सरकार नाकाम रही। देखिए, आप लोग को जो है छिद्रान्वेषण करने का हर किसी को अधिकार होता है, लेकिन इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि कोरोना की सबसे बेस्ट हैंडलिंग वर्ल्ड वाइड अगर कहीं हुई तो भारत में हुई है। सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारे यहाँ सबसे लोवेस्ट फैटलिटी रेट, मृत्यु दर लोवेस्ट है हमारे यहाँ। संक्रमण का दर भी जो है अन्य देशों की तुलना में बहुत नियंत्रण में रहा। वैक्सीनेशन की दर हमने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। ऐसे में चूंकि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसमें नए लोगों को भी अवसर दिया है, सारे क्षेत्रों के लोगों को अवसर दिया है,
उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्वोत्तर से लेकर वायव्य, पूर्व से लेकर पश्चिम, सारी दिशाओं से, सारे क्षेत्रों से, और जिस तरह से ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व हुआ, 27 मंत्री आए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को, और जिस तरह से मेरिट्स को, कि जिनके पास प्रशासनिक अनुभव है ऐसे लोग मंत्रिमंडल में लाए गए हैं, ऐसे लोग मंत्रिमंडल में लाए गए जो उच्च शिक्षा, उच्च विद्या विभूषित है। हाँ। तो एक सम्यक मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। अब कुछ लोगों को जो बहुत अनुभवी हमारे मंत्री हैं, हाँ। और उनको संगठन, चूंकि संगठन से बहुत सारे लोग जो है मंत्रिमंडल में लाए गए। मैं आऊंगा इस पर कि जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनको अगला काम काज क्या दिया जाएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में देश में कोरोना को हैंडल बहुत अच्छे से किया, बहुत अनुभव करने। हाँ शुक्ला जी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, अश्विनी चौबे स्वास्थ्य राज्य मंत्री, दोनों से पद छीना गया है। तो क्या इसको इस तरह से न लिया जाए कि प्रधानमंत्री भी स्वयं चिंतित दिखाई दे रहे थे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक सरकार की छवि पर जो सवाल उठ रहे थे उसका पटाक्षेप करने के लिए और एक तरह से स्वीकारोक्ति के लिए स्वास्थ्य मंत्री और बाकी मंत्रियों को जो है उनसे पद छीना गया है। देखिए, अब आईटी मिनिस्टर का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आईएनबी मिनिस्टर का भी परफॉर्मेंस बहुत, सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड सारे निर्णय नहीं होते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना काल में निश्चित बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। ठीक है, उसके उत्कृष्ट कार्य को लेकर किसी के मन में कोई आशंका नहीं है। आप चाहे जब कोरोना यहाँ शुरू हुआ भारत में, हाँ। तो कोरोना से लड़ने की हमारी तैयारियां क्या थी, लेकिन 1-1.5 वर्षों में जिस तरह का कोरोना से लड़ने के लिए संसाधन खड़ा किया गया, आप ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जितनी तीव्र गति से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, आप ये संभव दूसरे किसी देश के लिए संभव नहीं था जो भारत ने कर दिखाया है। शुक्ला जी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन तो उस पर जो है विश्लेषण जिन मेरिट्स पर आप अपनी बातें रख रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शीर्ष नेतृत्व को ये मंत्री बताने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए, सवाल ये है। बहरहाल मैं जरा इस पे कांग्रेस का भी इसमें ले लेता हूं। मुदित, आप बताएं कांग्रेस विपक्ष इसको किस तरह से देख रहा है, क्योंकि सरकार के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले किसी सरकार में इस तरह का साहस नहीं था कि पूरी सामने से अपनी खामियों को स्वीकार करते हुए उनमें सही समय पर परिवर्तन भी कर दिया। तो यह एक तरह का साहसिक निर्णय मोदी सरकार का है, यह भी कहा जा रहा है। सबसे पहले मोदी सरकार और प्रेम शुक्ला जी ये डिसाइड कर लें कि कोरोना में अच्छा काम किया था नहीं किया था। अगर जैसे ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ था, तो ये तो बहुत ही गलत उदाहरण पेश किया है। आपने स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री को भी चेंज कर दिया, राज्य मंत्री चौबे जी को भी चेंज कर दिया, हर्षवर्धन जी को भी चेंज कर दिया। तो अगर किसी ने इतना अच्छा काम किया था तो उसको तो पुरस्कृत करना चाहिए था या उसको छुट्टी कर देनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोरोना काल का टोटल मिसमैनेजमेंट हुआ है, और ये स्वीकार इससे मोदी जी खुद कर रहे हैं। जो हम बार बार कह रहे थे, तो राहुल गांधी जी जो कह रहे थे, कांग्रेस जो कह रहे थे, वो सच था। दूसरी चीज, ये जो मोदी जी ने भ्रम फैला रखा था मीडिया द्वारा कि मैं तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास करता हूं, वो भ्रम भी टूट गया। 54 मिनिस्टर थे जिसमें 12 की छुट्टी हुई, 22% होता है 12, दैट मींस दिखाता है कि कितना गंदा इनका काम चल रहा था, और 43 को इन्होंने ऐड कर दिया। अब टोटल 85 के करीब हो गए हैं मंत्रियों की संख्या। तो जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो राग लाप रहे थे मोदी जी 7 साल, उसका क्या हुआ। एक बहुत ही संजीदगी से एक बात करूंगा, आप देखिए किन मिनिस्टर्स को हटाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री में दोनों कैबिनेट एवं जो राज्य मंत्री हैं उनको हटा दिया। आईबी और एनवायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, उसके अंदर जावड़ेकर जी और बाबुल सुप्रियो दोनों को हटा दिया। लॉ एंड आईटी नहीं, लेकिन अगर उनको बरकरार रखते फिर कांग्रेस ही सवाल उठाती ये कोरोना के मोर्चे पर, गवर्नेंस के मोर्चे पर मोदी सरकार फेल रही है। देखिए अब बदल भी नहीं रहे हैं। अब अगर सरकार की परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर मोदी सरकार ने इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस को आंका और उनको बदल दिया, तो ये तो साहसिक निर्णय हुआ ना मुदित जी। ये बात खत्म नहीं करने दी। हाँ, देखिए मैंने कहा हेल्थ, लॉ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे मंत्रियों की लिस्ट जो है वो सबको मालूम है कि कौन कौन बदले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इतना साहस क्या इससे पहले की किसी सरकार में था कि स्वीकारोक्ति करें, समझें, आत्मावलोकन करें और उसके बाद चेंजेस कर दें जो जरूरी है। चलिए ये देखिए, अवलोकन तो होना चाहिए था, तो 7 साल से अवलोकन क्यों नहीं हुआ। दूसरा देखिए, मैं कुछ और पॉइंट कह रहा था जो आप समझना नहीं चाह रहे। ओके। हेल्थ, लॉ, आईटी,
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एनवायरमेंट, एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। इनको इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सरकार सही से काम नहीं कर रही थी, और ये इसका एडमिशन है कि हम सही से काम नहीं कर रहे थे। दूसरा, जो ट्विटर से लड़ाई चल रही थी, इसमें कहीं ना कहीं ट्विटर की जीत हुई है कि आईटी मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर को मोदी जी को हटाना पड़ा। तो ये देखिए, लोगों के सामने बड़े मैं फटाफट से प्रेम शुक्ला जी से एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद में पुष्पेश जी के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी बड़े जी हाँ, बड़े क्रूशियल डेवलपमेंट्स हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब इसी तरह के आक्षेप के स्वर तो उठेंगे ही सर। ट्विटर की वॉर हो, कोरोना की हैंडलिंग हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, तो अब ऐसे समय में आप लोगों ने कैबिनेट में फेरबदल किया है, जब ये सवाल सर उठा रहे हैं, और अब तो और कटीले तरीके से आक्षेप बढ़ेंगे आपकी तरफ। जी, इसका मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता था तो पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री के रूप में फेल हो जाते थे, इसलिए प्रणब मुखर्जी को लाया जाता था। या प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद जब जो उनकी जासूसी करवा रहे थे, उन जासूसी करवाने से जो करने वाले को कालांतर में वित्त मंत्रालय दे दिया जाता था। तो कांग्रेस में इस तरह की परंपरा रही होगी। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी को उसकी योग्यता के अनुकूल, आवश्यकता के अनुरूप उसको जो है दायित्व दिया जाता है। किसी को सत्ता में दायित्व प्राप्त होता है, किसी को संगठन में दायित्व होता है, और संगठन और सत्ता के दायित्वों में फेरबदल होते रहना किसी भी जीवंत जो संगठन का लक्षण है। और हमारे यहाँ योग्यताओं का, अनुभव संपन्नता का, प्रशासनिक दक्षता का, राजनीतिक कौशल का हमारे पास अकूत भंडार जो है, चूंकि हमारे कार्यकर्ता जो है नीचे से लेकर ऊपर तक काम करते हैं, ऐसे में जो है हमारे मंत्रिमंडल में जो आज काम कर रहे हैं उनसे और बेहतर काम करने का किसी को अवसर दिया जा सकता है क्या? तो बेहतर काम करने का अवसर, ठीक है शुक्ला जी। मैं पुष्पेश पंत जी से ले लेता हूं। आप तो जानते ही हैं कि आप क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने कैबिनेट में जो है परिवर्तन करने का भी संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद, ठीक है शुक्ला जी, मैं पुष्पेश पंत जी से लोग जानते हैं, मैं पुष्पेश पंत जी से इस पर जी हाँ, एक पुष्पेश पंत जी से टिप्पणी लेना चाहूंगा। पुष्पेश जी, अब बीजेपी के सामने देखिए, अब दो तरह के जो संकेत हैं वो जा रहे हैं जनता के सामने, जिसका मैंने जिक्र भी किया, अपने दोनों मेहमानों से मैंने उसका जिक्र भी किया। एक कि ये सरकार बड़े फैसले लेने में, कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटती, और अगर समय पड़ता है तो फिर अपने मंत्रिमंडल के आत्मावलोकन और उसके चेंजेस में भी कोई पीछे नहीं हटती। और दूसरा ये है कि एक तरह से तो सरकार मान रही है कि हमारे मंत्रियों ने काम ठीक नहीं किया, तो अब ये ज्यादा हावी, ज्यादा भारी कौन सा संदेश जाएगा? देखिए, जहां तक मेरा सोच है, बिल्कुल पक्षधरता से मुक्त होते हुए शुक्ला जी से सहमत होना थोड़ा कठिन है। अकूत भंडार अगर प्रतिभा का था तो क्यों एक एक मंत्री के पास 3-3 मंत्रिमंडल के प्रभार थे? रविशंकर प्रसाद जी को ही लीजिए। और ये मुझे बात बिल्कुल मेरे समझ के परे है कि जो अच्छा काम कर रहा है, प्रवक्ता है, कानून भी जानता है, टेक्नोलॉजी भी जानता है, उसको पुरस्कृत यूं किया जा रहा है कि जिस समय लड़ाई सबसे कठिन चल रही है बड़ी कंपनियों के साथ, सोशल मीडिया के साथ, तो अपने को संप्रभु सरकार से ज्यादा प्रभावशाली समझते हैं। और जिस लड़ाई में आपको कांग्रेस वाले भी समर्थन देने को तैयार हैं, कांग्रेस का मैं कोई पक्षधर नहीं, मगर शशि थरूर ने साफ साफ ये कहा था कि भारतीय कानून के अंतर्गत इन कंपनियों को काम करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को आप उस वक्त हटा रहे हैं रण से। ये लगभग महाभारत में बिल्कुल निर्णायक लड़ाई के दौरान भारती को कमान से हटाने वाली बात है। रविशंकर प्रसाद जी का हटाया जाना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और इसी प्रकार जिन परिस्थितियों में निशंक हटाए गए हैं वो भी थोड़ा दुखद है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई उनसे व्यक्तिगत सद्भाव या मैत्री है, ये अच्छा है, सज्जन पुरुष हैं, मगर लगभग पिछले 2 महीने से वो हाशिए पर किए जा रहे थे। जब कोई उनके मंत्रालय से संबंधित निर्णय होता था तो उसकी घोषणा वो नहीं करते थे, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री करते थे कि मैंने सीबीएसई का ये करवा दिया, मैंने छात्रों के कष्ट को दूर करने के लिए करवा दिया। मगर मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो मुझे लगता है कि वही हाल जो बात उदित जी कह रहे थे उसमें दम है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में संवैधानिक निर्णय लिए जाते रहे नंबर 10 से, वो भी सच है। मगर जो सीधी सच्ची बात है आज, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब जब कांग्रेस का जिक्र चली रहा है, मुदित भाई एक बात मुझे बताइए, चलिए बीजेपी ने उत्तराखंड में थोड़ा सा राजनीतिक उठापटक हुई, वहां पर तुरंत नेतृत्व परिवर्तन करके वहां पर एक ठीक ठाक सरकार अब बना दी है।
अब उम्मीद यही कर रही है बीजेपी की वहां पर चुनाव से पहले पहले तक तो कम से कम ये सरकार चले। 12 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां कर दी, कैबिनेट में तो आज पूरा अमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इतना स्मूथली काम हो रहा है, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई विरोध की आवाज नहीं है। और कांग्रेस, आप देखिए उत्तराखंड का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर आप एक नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बैठा पा रहे हैं। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। पंजाब के हाल तो खैर छोड़ ही दीजिए, वहां पर क्या है। तो ये संगठन में किस तरह से काम किया जाता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन को, सरकारों को किस तरह से साधा जाता है, ये बीजेपी तो कम से कम आपको सिखा रही है। मुदित भाई, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, आप बीच में टोकना मत, नहीं तो वो लय टूट जाए। ठीक है मुदित भाई। हाँ। बीजेपी का देख लेते हैं। सोनवाल जी को लाए, जिनको इनको ये भी था कि असम के चीफ मिनिस्टर बनने लायक, जिनको इन्होंने नहीं समझा, दोबारा से उनको सेंटर में ले आए। राणे जी जो पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में आए और अब बीजेपी में आए, उनको इन्होंने मिनिस्टर बनाया। सिंधिया साहब पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए। उत्तराखंड की आप बात करें तो 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इनके पास ना टैलेंट है, ना सोच है, ना इनकी सरकारें अच्छी तरह काम कर रही है। ये दिखाता है। जहां तक मोदी जी के विरुद्ध आवाज उठने की बात है, देखिए यहाँ तो डंडा चलता है बीजेपी में। मुदित, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं मुदित, लेकिन मेरे मूल प्रश्न का जवाब दे दीजिए ना। मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप बीजेपी पर तमाम आक्षेप लगाएं, पर मैं आपसे कांग्रेस के नुमाइंदे होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में एक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने में इतनी असमंजस की स्थिति, इतना कंफ्यूजन क्यों है? और मैं तो अभी पंजाब का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, और मैं अभी बाकी राज्यों का तो जिक्र छोड़ दीजिए, मैं तो एक मूल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे पंजाब का भी जिक्र कर लेता हूँ, राजस्थान का भी कर लेता हूँ। देखिए कांग्रेस में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। अगर किसी को गिले शिकवे होते हैं, उनको बोला जाता है आप अपने गिले शिकवे जरूर बोलिए, जिससे हम उनकी सुन के वो सुनवाई करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बीजेपी में दिक्कत क्या है? सिर्फ डंडा चलता है। शत्रुघ्न सिन्हा आपने देखा होगा, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, कीर्ति आजाद, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, किसी की सुनवाई नहीं हुई। मोदी जी का सिर्फ डंडा चलता है वहां पे। तो ये भी सोचने की बात है। कांग्रेस को, जिसमें आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, सबसे ज्यादा लोकतंत्र अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी में है वो कांग्रेस में है। अगर कांग्रेस में गांधी लीडरशिप लेते हैं कांग्रेस की, वो इसलिए लेते हैं कि कांग्रेस के वर्कर्स 99% वर्कर्स चाहते हैं कि वो लीडर्स बने। बीजेपी में ऐसा होता है क्या? कभी इलेक्शन हुआ है बीजेपी में? जो आरएसएस चाहती है, आरएसएस का झंडा चलता है। लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे हैं। इस लोकतंत्र का मतलब तो ये होना चाहिए था ना कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चले। बहरहाल मैं शुक्ला जी के पास चलता हूं। शुक्ला जी नहीं है। हाँ, शुक्ला जी अब चलिए, ठीक है मुदित भाई, मैं आऊंगा आपके पास। मैं शुक्ला जी के पास दूसरे सवाल के साथ, एक नए सवाल के साथ जा रहा हूं। शुक्ला जी, कहा यह भी जा रहा है कि अब जातीय और सामाजिक समीकरण जो साधे गए हैं नए कैबिनेट विस्तार में, पिछड़े वर्ग के 27 मंत्री, जैसा आपने भी जिक्र किया, और 20 चेहरे अब SC/ST वर्ग के हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ अब आप जातिगत और सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मोदी सरकार अब तक डेवलपमेंट के, विकास के मुद्दे पर अपनी बातों को जनता के सामने रखती आ रही है, ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि अब वो जातिगत और सामाजिक समीकरणों पर ध्यान दे रही है? देखिए, विकास तो स्वाभाविक तौर पर सामाजिक समीकरण को साधते हुए सुविचारित विकास आवश्यक है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन लोगों को, अलग अलग जातियों वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी लोग हैं, वो योग्य हैं, और योग्यता के आधार पर हर वर्ग को, हर जाति को, हर लिंग को, जिस तरह से महिलाओं को मिला है जबरदस्त भागीदारी, पिछड़ों को जबरदस्त भागीदारी मिली है, वंचितों को जबरदस्त भागीदारी मिली है, तो वंचितों को भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, वंचित वर्ग को अगर आप सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो न्याय सुनिश्चित कैसे होगा? तो सत्ता में हिस्सेदारी देके वंचितों को भी न्याय सुनिश्चित करना, महिलाओं को भी न्याय सुनिश्चित करना, योग्यता की भी कद्र करना, और एक ऐसी टीम का गठन करना जो भारत को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए अहर्निश परिश्रम करने की क्षमता रखता हो। तो आदरणीय मोदी जी ने इस तरह की टीम खड़ी की है, जिस टीम में सामाजिक समरसता का भी ख्याल रखा गया है, विकासोन्मुखी भूमिका का ख्याल रखा गया है, भावी भारत का जो है किस तरह का चित्र हो, युवाओं की उसमें किस तरह से सहभागिता हो, महिलाओं की किस तरह से सहभागिता हो, वंचितों की सहभागिता हो, हर वर्ग की सहभागिता हो, हर क्षेत्र की सहभागिता हो, इस तरह का। जैसे आप देखिए 3 मंत्री हमारे बड़े कद के वो ईशान्य भारत से लाए गए हैं। इसके पहले आप इतना प्रमुखता जो है ईशान्य भारत को भारत के कैबिनेट में नहीं पाते रहे। सिर्फ पिछड़ों को ही और वंचितों को तो दिया ही गया है। पिछड़ों और वंचितों को न्याय देने के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने का जो प्रयास हुआ है,
यह अभूतपूर्व है। ठीक है, पुष्पेश पंत जी, कहा तो यही जा रहा है कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश है, लेकिन यूपी से कैबिनेट लायक कोई मंत्री नहीं मिला, सारे के सारे राज्य मंत्री ही हैं। और कहा यह जा रहा है कि वहां के चुनाव के मद्देनजर बड़ी विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हुए इस कैबिनेट का विस्तार किया गया। तो आपको लगता है कि ये जो मौजूदा कैबिनेट है, विस्तार है, ये विस्तार यूपी, पंजाब, बाकी जो राज्यों में चुनाव होने हैं उनको न साधते हुए 2024 को ध्यान में रखते हुए किया गया है, या फिर ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव के मद्देनजर भी किया गया है? नहीं, देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि 2024 के मद्देनजर किया गया है। मैं शुक्ला जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। जब शुक्ला जी कहते हैं कि सामाजिक विकास की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमें कभी कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण भी साधने होंगे। तो विकास में जो विश्वसनीयता है कि विकास में किसी को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबका साथ सबका विश्वास नारा बन के नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार में प्रतिनिधित्व उन वर्गों को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है मोदी जी ने काम किया है। लगभग जितना प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व मिल गया है, महिलाओं को मिल गया है, दलितों को मिल गया है। मगर जो बात थोड़ी अभी भी असंतोष, आक्रोश पैदा करती है आम आदमी के मन में, जो भाजपा का सदस्य न हो, भक्त मोदी जी का न हो, उसके मन में भी, कि क्या जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनके लिए अब जगह सिर्फ संगठन में बची है, या जो लोग नए चेहरे लाए गए हैं क्या वो सबके सब सुयोग्य हैं? क्या वो सुयोग्य तभी होते हैं जब वो भाजपा में आ जाते हैं? उसके पहले उन्हें भ्रष्टतम या मुख्यमंत्री न होने लायक माना जाता है। उनमें चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सोनोवाल हो, कुछ लोगों का जो पदोन्नत होना है वो बिल्कुल समझ में आता है। रिज्जू साहब का पदोन्नत होना समझ में आता है, अनुराग ठाकुर का पदोन्नत होना समझ में आता है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अपने को राज्य मंत्री के रूप में प्रमाणित किया है। और किरण रिज्जू जैसे जो लोग हैं, जो ईशान कह रहे हैं शुक्ला जी, वहां से आते हैं और ये प्रमाणित करते हैं कि वो हिस्सा भारत की मुख्यधारा से कितनी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मगर जो बात अटपटी लगती है, जो आपने कहा कि चुनाव को मद्देनजर तो किया ही जा रहा है, क्या हरदीप सिंह सिर्फ इस कारण पदोन्नत नहीं हुए हैं कि पंजाब में एक सिख चेहरे को यहाँ लाया गया है और जो प्रशासनिक अनुभव भी उनके पास है। मगर मुझे विचित्र बात ये लगती है कि कुछ प्रशासनिक अनुभव उन लोगों का रहता है जो अवकाश प्राप्त होने के बाद भी उनकी उम्र के लिए कोई सीमा नहीं होती, वो चाहे नौकरशाही में हो या वो नौकरशाही से राजतंत्र में आ रहे हो। कुछ ऐसे हैं जो सहयोगी दलों के मंत्री हैं, आरसीपी प्रधान सिंह जी वगैरह हैं, जिनके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, वो अपने कोटे से आए और वो भी प्रशासनिक अनुभव साथ रखते हैं, राजनीतिक अनुभव भी उनके पास है। मगर मुझे आज भी जो सवाल विचलित कर रहा है, संक्षेप में 10 मिनट सेकंड 15 सेकंड में, वो अभी भी ये है कि रविशंकर प्रसाद, निशंक और जावड़ेकर जो कल तक बिल्कुल नाक का बाल थे, एकाएक दूध से मक्खी की तरह किसे निकाल दिए गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सरकार के स्पोक्सपर्सन बाकायदा रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, कोई भी ब्रीफिंग होती थी सरकार से जुड़े, कैबिनेट से जुड़े कोई भी मसले ब्रीफ किए जाते थे तो रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर की जोड़ी आती थी। मुदित भाई, आपके पास आ रहा हूं एक सवाल के साथ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आप लोग खूब तंज कसते थे अब से कुछ दिन पहले, ऐसे ही आप हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी खूब तंज कसा करते थे। दोनों को जिस तरह से एक माकूल जगह अब दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, तो अब ये तंज कसने की गुंजाइश कांग्रेस में रही नहीं। देखिए, मैं किसी पे तंज नहीं कसता, मैं तो एक स्थिति देखता हूँ जो राजनीति में है। मेरा ये मानना है, हम जिस पार्टी में होते हैं और जिस पार्टी से हमें सब कुछ मिला है और उस पार्टी का अगर बुरा समय है, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए और अपनी मेहनत से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये मेरी सोच है और व्यक्तिगत सोच है। मैं जो चीजें बोलना चाहता हूँ, देखिए, एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई इससे कि ये जो सरकार है सिर्फ 56 इंच की छाती बोलती है नहीं। ट्विटर से डर के इन्होंने रविशंकर प्रसाद जी को हटा दिया। दूसरा, ये बिल्कुल कबूल हो चुका है और मीडिया से मेरी गुजारिश है, कम से कम ये कहना बंद कर दें कि मोदी जी ने कोरोना का बड़ा अच्छी तरह संभाला है 1.5 साल से, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री में उन्होंने हर्षवर्धन जी को और अश्विनी चौबे जी दोनों को हटा दिया। कम से कम मीडिया से गुजारिश है, ये मोदी जी का कोरोना के मामले में महिला मंडल बंद कर दें बिल्कुल। ये मैं 2 चीजें जरूर बोलूंगा। जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, देखिए, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है, जो मोदी जी ने आज तक ध्यान नहीं रखा था। आज प्रेम शुक्ला जी कहते हैं अब हमने रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखा है, तो इसका मतलब है पिछले 7 साल से नहीं रखा था ना। यही हम पहले कह रहे थे। तो वो जो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस थी, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोली जाती थी ना। तो मीडिया को भी अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए
कितना मोदी जी का महिमा मंडल सिर्फ इसी बात पे होता था। देखो कितने कम मिनिस्टर्स उन्होंने रखे। भाई आपने तो मीडिया वाले आप क्या बोलेंगे, मैं उससे भी सवाल है मेरा। हाँ आपने ठीक है, तानाजनी खूब कर लिया आपने मीडिया की। अब जरा मुद्दे पर मैं ठीक है मुदित भाई, आप नहीं ये आपका अधिकार है मुदित भाई, मैं आपको बिल्कुल उसके लिए कोई गलत नहीं ठहरा रहा हूं। ये आपका अपने अपने ऑब्जर्वेशंस का आपका पूरा अधिकार है मुदित भाई, उसका पूरा सम्मान है। शुक्ला जी, मेरा ये कहना है आपसे, क्या आपने पुराने मंत्रियों को हटाते वक्त क्या बीजेपी ने अचानक से इनको सरप्राइज दिया है, जैसा कि लग रहा है, जैसा कि पुष्पेश पंजी भी कह रहे हैं कि बहुत सरप्राइज हुए हैं सब लोग, इतने भारी भरकम इतने अनुभवी मंत्रियों को हटाना, या फिर कॉन्फिडेंस में लिया गया है, उनको ये कहा गया है कि नहीं अब आपका काम सरकार में नहीं, अब उसके पीछे उनकी बढ़ती हुई उम्र हो, इनएफिशिएंसी हो, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब उनको संगठन में काम करना है, क्या ये कॉन्फिडेंस में लिया गया उनको, या फिर अचानक से सरप्राइज दे दिया आपने? देखिए, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो हर तरह के दायित्व का सम्यक निर्वाह करने के लिए स्वयं को हमेशा पेश करते हैं। संगठन का कार्य भी महत्वपूर्ण है और सत्ता में सरकार का काम भी महत्वपूर्ण है। उनको सरकार का दायित्व दिया गया, उन्होंने उत्कृष्टतापूर्वक उस दायित्व का निर्वाह किया। उनको संगठन का दायित्व दिया जाएगा, वह भी उतनी उत्कृष्टता से निर्वाह करेंगे। यदि भूपेंद्र यादव जी संगठन से मंत्री बनते हैं या राजीव चंद्रशेखर जी संगठन से मंत्री बनते हैं, तो जिस तरह से हमारे यहाँ संगठन से मंत्री बन रहे हैं, उसी तरह से मंत्रियों से संगठन में जाना भी महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य महत्वपूर्ण, सत्ता में बने रहना ही पुरस्कार है, और जो है जो आपको संगठन का काम दिया जाए वो तिरस्कार है। यह भूमिका अन्य संगठनों में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी काम करना महत्वपूर्ण है, सत्ता का दायित्व दिया जाए तो वहां भी जनसेवा करना उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा शुक्ला जी, आप पर्सनली आप मुझे बताइए, क्या सरप्राइज हुए आप, जैसे हम लोग सरप्राइज हो रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, इनको पदों से हटाकर, आप सरप्राइज हुए या नहीं, या आपके लिए ये अपेक्षित था? देखिए, कार्यकर्ता को जो दायित्व दे दिया जाए, आज मुझे जो है प्रवक्ता का दायित्व दिया गया है, कल कह दें कि नहीं जाइए आप बूथ प्रमुख का काम कीजिए, तो मुझे जाके बूथ प्रमुख का काम करना है। यही किसी भी संगठन में संगठन के आदेश को स्वीकार करके स्वयं को संगठन के विकास कार्य के लिए प्रस्तुत करना, यही कार्यकर्ता से अपेक्षित होता है। ठीक है। पुष्पेश जी मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, प्रेम शुक्ला जी कितना भी कह लें कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हम और आप सब जानते हैं कि किस तरह से अव्यवस्थाएं थी सड़कों पर, अस्पतालों में, किस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए, छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए, और हम सब इसके गवाह हैं। और इसमें प्रेम शुक्ला जी ठीक है, अपनी पार्टी का वो पक्ष रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्वीकारोक्ति भी सरकार में होनी चाहिए कि कोरोना काल में बहुत बिल्कुल भी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाई गवर्नमेंट कोरोना काल की, खासकर दूसरी लहर में। बहरहाल हम अपेक्षा ये कर रहे हैं कि नए सरकार में जो नए मंत्री आए हैं वो अब तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उससे निपटने में पूरी तैयारी रखें। लेकिन जो ट्विटर वाला विवाद है सर पुष्पेश जी, और जिस पर आप भी बार बार इशारा कर रहे हैं, क्या रविशंकर प्रसाद जी को उनका पद ले लेना उनसे, क्या ये कोई इंटरनेशनल इमेज को लेकर किया गया है या फिर ये इंटरनल सर्जरी की गई है? कुल मिलाकर संदेश क्या जाएगा इसका? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे विदेश मंत्री अनेक बार ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ एक साजिश अंतर्राष्ट्रीय चलती रहती है, भारत का कद बौना करने की, जिसमें बड़े बहुत निगम भी होते हैं, बाहर की सरकारें भी होती हैं, भारत विरोधी प्रचार करने वाले बौद्धिक भी होते हैं। तो ये बात तो अपनी जगह पर रहेगी, मगर मुझे लगता है कल सवेरे तक ये जो सबसे बड़ी खबर है मंत्रिमंडल के विस्तार की, इस पर दूसरी खबरें हावी होने लगेंगी। कोरोना से भी ज़्यादा आज जो लोगों की कमर तोड़ रहा है वो पेट्रोल की कीमतों पर उछाल है। जो आप ये कहते रहिए कि सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, मगर चारों महानगरों में पेट्रोल 100 रुपये पार कर चुका है और इसका प्रभाव महंगाई पे हर जगह पड़ने वाला है। तो कितनी देर तक ये नई पहल, नई पेशकश, नया चेहरा, नई छवि का प्रयास, नई पीढ़ी को मौका देना लोगों का ध्यान हटाएगा कि महंगाई भत्ते की दरें अब तक जो जुलाई में दी जानी थी स्थगित हैं। ये कई जगह सरकारों को जीएसटी का हिस्सा नहीं मिला है, और ये कहना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लौट गई है, कानून का राज सर्वत्र चल रहा है, अल्पसंख्यक निरापद हैं, प्रतिनिधित्व उनको दिया गया है, सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हमने देख लिया, मगर अल्पसंख्यक मुसलमानों का, अल्पसंख्यक ईसाइयों का कितना प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में है उसका भी जिक्र शायद हो जाना चाहिए था। मगर मुझे लगता है कुल मिलाकर कल सवेरे तक या 2 दिन और ये चलने के बाद चर्चा
फिर हम लौट आएंगे महंगाई पर, तेल की कीमतों पर, और उनसे बचना इस सरकार के लिए काफी कठिन होगा। ये जो नए मंत्री आए हैं, इनके प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त कर सकता हूँ, मगर ये आशा करना कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले सब कुछ ये यथावत ठीक ठाक कर लेंगे, ये ऐसा सोचना नादानी हो। बिल्कुल। और जैसा कि बीजेपी और सरकार ये जो दावा भी कर रही है कि नए एफिशिएंसी के साथ, नए स्किल्स के साथ मंत्रिमंडल में नए लोगों को शामिल किया गया है। 13 मंत्री ऐसे हैं जो वकालत बैकग्राउंड से हैं, 6 मंत्री ऐसे हैं जो डॉक्टरी पेशे से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 5 मंत्री हैं, आईपीएस, पीसीए, आईपीएस, आईएएस और आईआरएस बैकग्राउंड के 7 मंत्री हैं। तो कुल मिला के इनका जो ये अनुभव है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश के काम आएगा। मुदित भाई, एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। मुदित, आप कुछ कहना चाहें? देखिए, ये जो हमेशा बात होती है पढ़े लिखे लोग, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है उसमें उनकी क्या गलती है? अगर उनके माँ बाप ने उनको नहीं पढ़ाया, नहीं, इसमें उनको ऐसे करते हैं कि आप भी पढ़ा नहीं, मुदित भाई, नहीं, मुझे लगता है नहीं, चर्चा को आप नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़ पे इसको ना समेटें। पढ़े लिखे और अनपढ़ एकदम से सर एक लाइन खींचने की कोशिश न करें। हम तो अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात। उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? कभी ये सोचा है आपने? उसके माँ बाप नहीं पढ़ा पाए तो मे बी उनकी भी कोई मजबूरी थी। तो हमें ना ये कैटेगरी करना कि ये तो अनपढ़ है, ये तो गवार है, ये कहना बंद कर देना। ये किसने कहा? ये बड़ी ही संवेदनहीन चीज है। नहीं, ये किसने कहा? नहीं कर रहा। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कहा। मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, हम बार-बार कहते हैं ये तो अनपढ़ है, ये बहुत ही गलत बात है, हमें बंद कर देना चाहिए। उस आदमी की कोई गलती नहीं। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मैं अनपढ़ होता। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। मुदित भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेश पंत जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जैसा कि पुष्पेश जी ने भी कहा और मुदित जी भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि नई सरकार का जो नया चेहरा, नया स्वरूप हमारे सामने आया है, वो देश के हित में हो, देश को विकास की ओर अग्रसर करने में कामयाब साबित हो, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। और फिलहाल कुछ और खबरों का रुख भी कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना की, क्योंकि अब सरकार का ध्यान भी तीसरी लहर की ओर होगा, पूरे देश का ध्यान भी तीसरी लहर की ओर है। कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार 50,000 से नीचे बने हुए हैं। एक राहत की बात ज़रूर है, बीते दिन की अगर हम बात करें तो देश में 43,733 नए केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान 930 लोगों की वायरस से मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 47,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में संक्रमण से रिकवरी रेट 97% के ऊपर बना हुआ है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये लगातार 5% से कम है। लगातार 16 दिनों से डेली पॉजिटिविटी रेट भी 3% से कम पर बना हुआ है। देश में अब तक 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में कुल संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा 3 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गया है। अभी तक 2 करोड़ 97 लाख लोग इससे ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो देश में 4,59,000 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 4,04,000 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना काल में लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न जाने कितने ही तरीकों को आजमाया। तुलसी, अदरक, आंवला से लेकर हल्दी, गिलोय तक सभी देसी नुस्खे जो कभी कभार खाए जाते थे, लेकिन महामारी के दौर में दिनचर्या बन गए ये सब। बीते दिनों गिलोय को लेकर यह खबर आई थी कि इसके ज्यादा सेवन से लीवर खराब हो रहा है। कई डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की, कुछ स्टडीज का हवाला दिया गया, और जब यह खबर सरकार तक पहुंची तो अब सरकार ने इस खबर का खंडन किया है और इसे भ्रामक बताया है। सरकार ने साफ कहा है कि गिलोय से लिवर पर कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाखों लोग गिलोय का सेवन कर रहे थे, लेकिन इन लाखों लोगों की सांसें तब अटक गई जब यह खबर आई कि गिलोय के ज्यादा सेवन से लीवर से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं। ये खबरें मीडिया में जब आईं तो लोग परेशान भी हो गए, लेकिन आयुष मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि गिलोय को लिवर डैमेज से जोड़ना गलत और भ्रामक है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मुंबई में पिछले साल सितंबर से दिसंबर के बीच गिलोय के सेवन से लिवर डैमेज के करीब 6 मामले देखे गए। आयुष मंत्रालय ने इसी स्टडी को संज्ञान में लेते हुए अब कहा है कि शोधकर्ताओं ने पौधों की सही पहचान करने की कोशिश नहीं की। स्टडी के लेखकों ने जड़ी बूटी की सामग्री का सही विश्लेषण नहीं किया। मंत्रालय ने कहा कि लेखकों को यह भी देखना चाहिए था कि जो जड़ी बूटी रोगियों ने ली है वो गिलोय है भी या नहीं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि गिलोय का नाम टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया है। इसी जड़ी बूटी की तरह ही दिखने वाली एक और जड़ी बूटी है टिनोस्पोरा क्रिस्पा। मंत्रालय ने साफ किया कि टिनोस्पोरा क्रिस्पा का लिवर पर खराब असर पड़ता है, लेकिन गिलोय यानी कि टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया का नहीं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कई अध्ययन हैं जो बताते हैं
कि जड़ी बूटी की सही पहचान न करने से गलत परिणाम हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि अध्ययन में रोगियों के पिछले या मौजूदा मेडिकल रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखा गया है। अधूरी जानकारी पर कोई स्टडी प्रकाशित करने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी और इससे आयुर्वेद की सदियों पुरानी प्रथाएं बदनाम होंगी। सरकार ने तो साफ कर दिया है कि गिलोय से लीवर की बीमारी नहीं होती है, लेकिन आप अपने स्तर पर यह जरूर ध्यान रखें कि आप गिलोय या दूसरी कोई भी जड़ी बूटी ले रहे हों, वो उससे मिलती जुलती कोई जानलेवा या सेहत के लिए खतरनाक जड़ी बूटी तो नहीं है। इसलिए कोई भी जड़ी बूटी लें उससे पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में मार्केट्स पिछले एक महीने से खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन बाजारों में ग्राउंड रियलिटी क्या है, किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है और अब कारोबारियों के लिए क्या चुनौतियां हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए। ग्राउंड रियलिटी चेक में आज हम हैं मुंबई के लेमिंगटन मार्केट पे। ये देश का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि अनलॉक के बाद किस तरह की डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट है जिसको खरीदने के लिए लोग लेमिंगटन रोड आ रहे हैं और अब जो है दुकानदारों की क्या परेशानी है। आइए मेरे साथ। बड़ी है कि वर्क फ्रॉम होम आ गया है, स्कूल फ्रॉम होम है, कॉलेज फ्रॉम होम है, जिसकी वजह से लैपटॉप की थोड़ी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और प्राइजेस भी बढ़ गई है लैपटॉप्स की। जैसे डेल, एसर, HP, लिनोवो, आसूस, ये सब ब्रांड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो 4 बजे तक सारी शॉप चालू रहती है, सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक चालू रहती है। पब्लिक ज़्यादा अगर के प्रेफर नहीं करती है टाइम में आने के लिए। CCTV बिक्री तो ठीक से हो रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो रूल है ना कि 4 बजे के बाद बंद करना, उसके वजह से क्या होता है कि हर कोई कस्टमर 4 बजे के पहले आ नहीं सकता है। इसके लिए क्या थोड़ा गवर्नमेंट ने थोड़ा टाइम दे करके 4 बजे के बाद मतलब 8 बजे तक थोड़ा टाइम दे दिया तो अच्छा हो रहेगा। तो राइट नाउ द मार्केट कंडीशन इज हैविंग अ मिक्स रिव्यू। 5 दिन आपको दुकान खोलने मिलती है, उसमें भी 4 घंटे 6 घंटे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सेल्स का? लेकिन क्या करेगा भाई, कोरोना है तो अभी 4 का टाइम दिया सरकार ने, तो 4 बजे तक बैठते हैं, फिर 4 के बाद बंद कर देते हैं। ऐसा रहता है। बिक्री पहले के स्तर पे पहुंच गई है? नहीं, वो तो कम है भाई। हाँ, पहले 8 बजे 9 बजे तक बैठते थे, अभी 4 बजे तक बैठेंगे तो इतना कैसे बिक्री होगा? कम ही होता है ना, खर्चा पानी निकलता है। ठीक है। कारोबारियों का मानना है कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है और वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से लैपटॉप और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो दुकानें खोलने को लेकर जो बंदिशें हैं, यानी 4 बजे तक ही आप दुकान खुली रख सकते हैं, तो इस वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये 4 बजे की जो बंदिश है, ये अगर 8 बजे तक दुकानें खुली रहती है तो उनकी बिक्री और बढ़ सकती है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके साथ ही दिल्ली में भी पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल के भाव 17 पैसे बढ़ा दिए प्रति लीटर। इसी के साथ देश के 4 प्रमुख शहरों में पेट्रोल सेंचुरी मार गया, 100 रुपये के पार। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे, डीजल 89 रुपये के पार पहुंच गया है। मुंबई की बात करें, यहाँ पेट्रोल 106 है, 97 रुपये के आसपास डीजल है। चेन्नई में 101 रुपये का है, डीजल 94 के पार जा चुका है। कोलकाता में 100 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये के पार है। यानी कि चारों महत्वपूर्ण मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अब डीजल का पेट्रोल का शतक लग चुका है। और जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर वो सब चेन जो है वो कैसे घूम फिर के अंतोगत्वा आपकी जेब तक आती है, ये अब जनता जानती है, आम आदमी जानता है। इसलिए महंगाई की इस मार से कब राहत मिलेगी जनता को, ये सवाल अब सरकार के सामने भी है।
अंतिम घंटे में हुई जोरदार खरीदारी से आज बाजार ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। विदेशी बाजारों में कमजोर रुझानों के बावजूद बाजार आज मजबूती के साथ खुले, लेकिन फिर बिकवाली हावी हो गई। निफ्टी को 15,780 पर सपोर्ट मिला और आखिरी के घंटे में खरीदारी से बाजार रिकॉर्ड पर बंद होने में कामयाब रहे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 193 अंक चढ़कर 53,055 पर बंद हुआ। निफ्टी 61 अंक चढ़कर 15,880 के स्तर पर बंद हुआ। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब। सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज बाजार रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। बाजार में ये जो तेजी दिख रही है सर, क्या ये मोमेंटम आगे बना रहेगा इसी तरह से? बिल्कुल दीपक, देखिए बाजार में पिछले 2-3 दिनों से जो हम एक गिरावट देख रहे हैं, उसके बाद वैसा ही आज सुबह भी बाजार वैसे खुले अच्छे थे, उसके बाद फिर थोड़ी कमजोर हुए। बट वोलेटिलिटी के बाद फैग एंड में जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में अच्छी खासी खरीदारी हुई और बाजार एक तेजी के साथ बंद हुए। और मुझे लगता है जिस तरह का मोमेंटम क्लोजिंग में था, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। हम बुलिश ऑन द मार्केट। एक तो आज थोड़ा देखना पड़ेगा यूएस के मार्केट किस तरह से आज क्लोज होते हैं या कल सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह से रहते हैं, तो उस पर थोड़ा डिपेंडेंट रहेगा। कैबिनेट के रीसफलिंग की खबरें आई है, फिर खास करके मेटल एज ए सेक्टर काफी अच्छा किया लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में। जो चाइना से कुछ प्रोडक्शन कट की खबरें या कुछ स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं, उस तरह की खबरों के कारण उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मेटल स्टॉक्स में। फिर रियल्टी अच्छा कर रहे थे। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक इस बाजार में कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक कोई राय देना चाहेंगे विकास जी? मुझे कल के लिए मेटल्स में वापस तेजी लगती है। जिस तरह का मोमेंटम आज था, मुझे लगता है ये जो स्टील स्टॉक्स है, जैसे टाटा स्टील है, सेल है, फिर आपके इवन अदर देन स्टील जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स है जैसे नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, इन सब स्टॉक्स में अच्छी तेजी लगती है। तो मुझे लगता है इन सब पे नजर रखनी चाहिए। और बाकी स्टॉक्स में भी जिसमें पॉजिटिव खबरें थी, जैसे आज इंडियन होटल्स की कमेंट्री अच्छी लग रही है, मैनेजमेंट की जो भी डिटेल्स आए हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे बिल्कुल खरीदा जाना चाहिए। वैसे भी हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक लाइक इन इंडियन होटल कुड डू प्रीटी वेल ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। शुक्रिया विकास सेठी साहब इस तमाम विश्लेषण के लिए आपका, और कल बाजार की तैयारी कराने के लिए हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।